हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात किया था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं। और हमने ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज भी देखा था कि किस तरीके से अगर हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किस तरीके से इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो किस तरीके से डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है। वो सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड है आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन दोनों को हमें पढ़ना है, फिर आपकी पीरियोडिक टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन उसके बाद में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो सिमिलर होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी किसी भी एक आइसोलेटेड गैसेस एटम या फिर न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो सेम यही है, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं या फिर जो एनर्जी सिस्टम रिलीज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, राइट। सो देखो एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ये एक आपके पास में एटम है जिसमें दो सेल है, ठीक है। सपोज करो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब सपोज करो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं। इसमें अब जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो जब भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में तो वो इजीली ऐड हो जाता है, जिसमें सिस्टम जो होता है वो खुद से एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो यहाँ से एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। यानी ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, देखो एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक जो होता है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। यानी इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, डेल्टा एच होता है चेंज ऑफ हीट, ठीक है, कि हीट के अंदर कितना चेंज हुआ है। पहला इनिशियल में हीट कितनी थी, फाइनल में हीट कितनी थी, उसका जो एवरेज चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, राइट। फिर देखो जब इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब हमें एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है तो जो सेकेंड कंडीशन बनेगी तो वो कैसे बनेगी, देखो ये न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट सेल और ये आपका सेकंड सेल, ठीक है। इसमें टोटल अब आपके कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज आ रखा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया तो नेगेटिव क्लाउड बढ़ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें बढ़ गया। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अपोज करेंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें इस सेल के अंदर एंटर करवाना है तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी को देते हैं, ठीक है, इस सिस्टम को एनर्जी देते हैं, जबकि यहाँ पे सिस्टम ने क्या किया, खुद से एनर्जी को रिलीज किया था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, उसमें एनर्जी जो होती है सिस्टम से रिलीज होती है। जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक। और इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी को दे रहे हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। ये सेम वैसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक पूरी की पूरी टेबल है, उस पूरी की पूरी टेबल में 4 की स्ट्रेंथ है, ठीक है, यानी 4 जने बैठ सकते हैं। अब हमें उसमें एक और बैठाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जब हम दूसरे को बैठाएंगे तो वो चारों के चारों उसके लिए अपोज करेंगे, उसको बैठने नहीं देंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उनको सबको थोड़ा सा पास पास में बैठा करके थोड़ी जगह बना करके उसको बैठाना पड़ेगा। सेम इसमें वैसे ही होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ये एनर्जी क्या काम करती है, ये एनर्जी काम करती है कि ये जो भी रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन के लिए वो उसको कम कर देती है, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 सिस्टम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपके पास में ऑक्सीजन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन में आपको एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो ये इजीली ऐड हो जाएगा। सिस्टम जो होगा वो कौन सा होगा, ये इजीली ऐड हो जाएगा, तो ये होगा एक्सोथर्मिक। इसकी डेल्टा एच की वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। वैसे ही जैसे हमें इसमें वापस से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये इस पर क्या आएगा, 2- चार्ज हो जाएगा। फिर ये जो सिस्टम होगा वो कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। यानी अब हमें सिस्टम में एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच जो होगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो रिएक्शन है उसका
क्या टाइप रहेगा, वो जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या एंडोथर्मिक रहेगी या फिर एक्सोथर्मिक रहेगी, वो हम देखते हैं। तो आपके पास में ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में आपने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2-, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक सिस्टम होगा। एंडोथर्मिक सिस्टम होगा यानी आपको ओवरऑल जो है वो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, खुद से देनी पड़ेगी, हीट को देना पड़ेगा, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी ये सिस्टम क्या होगा, एंडोथर्मिक सिस्टम होगा। डेल्टा एच नेट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। डेल्टा एच नेट क्या होता है, डेल्टा एच 1, इसको हम 1 मान लेते हैं, प्लस डेल्टा एच 2, ये आपका 2 हो जाएगा। तो डेल्टा एच नेट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करें आइसोटोप्स की, ठीक है, तो जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सेम रहती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको हाइड्रोजन दे रखा हो, ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम दे रखा हो, या फिर 1 1 2 1 3, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट एटॉमिक वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, ठीक है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ठीक है। तो इस तरीके से तो इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली इक्वल टू सिमिलर होगी, ठीक है, इक्वल होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आइसोटोप्स के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही रहती है। अगर आपको 16 की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा जाता है कि 17 की वैल्यू कितनी रहेगी, तो दोनों की सेम रहेगी, कोई भी चार्ज चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, ना कोई वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। जितनी इसकी है, सपोज करो इसकी आपको प्लस एक्स दे रखी है तो ये भी क्या आएगी, प्लस एक्स आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर हम बात करें कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। बट साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, ये आपकी जो होती है, ये आपकी होती है पॉजिटिव और ये आपकी होती है नेगेटिव, ठीक है। दोनों जो होते हैं वो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में सोडियम है, सोडियम में आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसमें आएगा Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें आपने क्या दिया, एनर्जी को दिया है, ठीक है, सिस्टम को आपने एनर्जी दी है ताकि सिस्टम आपको इलेक्ट्रॉन दे। तो यहाँ पे जो सिस्टम आएगा वो क्या आएगा, एंडोथर्मिक आएगा, ठीक है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सपोज करो यहाँ पे जो एनर्जी आपने दी वो प्लस एक्स थी, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पे आपके पास में कैटायनिक आयन होगा, ठीक है, ये कैटायनिक आयन है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन देनी है। यानी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो भी आप एनर्जी होगी वो एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम से, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और एनर्जी जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, तो ये सिस्टम हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक। ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा। किसी भी कैटायनिक के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन को दोगे तो वो एनर्जी को रिलीज ही करेगा, क्योंकि वो खुद से पहले से क्या कैटायनिक है, उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, यहाँ पे प्लस एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होता है। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है या एनर्जी सिस्टम रिलीज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी एक्सेप्ट की गई है या फिर रिलीज की गई है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी हमेशा क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, हमेशा सिस्टम रिलीज करेगा एनर्जी को। सेकंड जो होगी वो सिस्टम जो होगा वो एनर्जी लेगा, ठीक है, और वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाता है कि जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ओवरऑल प्रोसेस हमेशा क्या रहता है, एंडोथर्मिक रहता है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, किन किन वजह से ये अफेक्ट होती है, और उसके एप्लीकेशन पार्ट को भी हम देखते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तब हम बात करते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो जो फर्स्ट फैक्टर आता है आपका वो आता है साइज, ठीक है। साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, ठीक है। अगर किसी भी एटम का साइज बड़ा है तो उसमें हम इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो ज़्यादा फैला रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ज़्यादा होगा उसका, ठीक है। तो हम इजीली उसमें क्या कर सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो डेंस नहीं होगा। एक तो छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस होगा, अगर उसमें कम ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पास पास में होंगे। वैसे ही अगर एक बड़ा साइज है तो उसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो बहुत एक दूरी पर होंगे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो डेंस नहीं होगा, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका साइज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है ऑक्सीजन है और आपके पास में फ्लोरीन है, तो इसका साइज़ का ऑर्डर हम देखें, ठीक है। तो साइज़ की ऑर्डर की अगर हम बात करें तो साइज़ जो होता है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, ठीक है। ऑक्सीजन का साइज़ क्या होता है, फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो जिसका साइज़ बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, यानी यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। फिर आता है सेकंड आपका जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो जो जेड इफेक्टिव होता है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यानी देखो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज़ छोटा होगा, तो साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर थर्ड आता है आपका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा। तो जो सिग्मा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। भाई सिग्मा अगर ज़्यादा है इसका मतलब साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। साइज़ बड़ा है इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर फोर्थ आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ये इसके क्या होगा, ये इसके प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है तो ये इसके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो ये इसके क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। भाई देखो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इसका मतलब उसका साइज कम होगा, साइज कम होगा तो उसका एफिनिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में Mn है, Mn+2 है, Mn+5 है, Mn+7 है, ठीक है। इस तरीके से तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो जाएगा तो हमें इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें फिफ्थ नेगेटिव चार्ज की, तो ये जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें पी ब्लॉक के अंदर, तो देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें या नियोन को एक बार हटा देते हैं अपन, तो ये आपकी एल्यूमिनियम, गैलियम, तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा है पी ब्लॉक। अगर आप पी ब्लॉक के अंदर अप टू डाउन जाते हो तो साइज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये ऐसा चलता है, जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, जबकि ये क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में तो फॉस्फोरस की ज़्यादा होती है, सिलिकॉन की ज़्यादा होती है और यहाँ पे क्लोरीन की ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको रीज़न देता हूँ। फ्लोरीन है और आपके पास में क्लोरीन, तो फ्लोरीन का जो अगर हम बात करें तो साइज़ जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, जबकि क्लोरीन का साइज़ होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसमें जबकि इसमें बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड जो होगा वो कम होगा, इजीली ऐड नहीं होगा, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली ऐड हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रीज़न होता है, बाकी आप इसको एक्सेप्शन याद रख सकते हो, ठीक
ठीक है। ये जो है ये पूरा का पूरा ब्लॉक, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा होती है, हमेशा ध्यान रखना। एक होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जबकि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो आप एक्सेप्शनल याद रख सकते हो कि इस ब्लॉक के अंदर ये जो है वो चेंज हो जाता है। कार्बन की कम हो जाती है सिलिकॉन से, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सल्फर से कम हो जाती है, फ्लोरीन की क्लोरीन से कम हो जाती है। तो एक्सेप्शनल याद रख सकते हो, बाकी ये छोटा सा रीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड से। जो दो एटम्स जो होते हैं किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड से अगर बॉन्डेड है, ठीक है, अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है तो जिसमें जो एटम अपनी तरफ उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे सपोज करो ये आपके पास में ए और ये बी है, ठीक है, और आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया बी के साथ और बी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ए के साथ, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इस बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब मान लो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, वो अपनी साइड इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे सपोज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है, यानी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो अब जो बॉन्ड का जो शेप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो ए और ये बी, यानी जो ये बॉन्डेड क्लाउड है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? बी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी भी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कहलाएंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो जो बीच में था पहले, जो इक्विलिब्रियम में था, इक्वल था, अब वो शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। तो ये बी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह काम आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इवन जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट पूरा का पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ही इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो शिफ्ट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, और इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव डेल्टा, ठीक है। यानी ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जो सीरीज देख रहे हो आप लोग, ये है पॉलिंग स्केल जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एक्सप्लेन करता है। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है और सबसे कम किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। ये वैल्यू जो होती है वो हमें याद रखनी होती है। फ्लोरीन की होती है 4.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन क्लोरीन की सिमिलर होती है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, इसलिए हम नाइट्रोजन को पहले रखते हैं फिर क्लोरीन को रखते हैं। फिर आती है ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, सल्फर की 2.5, कार्बन की भी 2.5 होती है। इनकी नियरली सिमिलर होती है बस थोड़ा सा वेरिएशन होता है, इसलिए हम इनके ऑर्डर अरेंज करते हैं, ठीक है। इक्वल नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे वैल्यू याद रखने के लिए। आगे भी अगर हम वैल्यू लिखें तो इसमें डिफरेंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आती है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की 2.1 और 2.1। नियरली हम सिमिलर सबकी मान करके चलते हैं जो भी, ठीक है। ये 1 या 5 की है तो इसको हम नियरली इक्वल मान के चलते हैं। तो ये आपका पॉलिंग स्केल है, ठीक है। पॉलिंग ने पूरा का पूरा एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला अभी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जब हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तब उसमें देखेंगे, या जब हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर आता है आपका साइज़ का। सारे वही फैक्टर हैं। साइज़ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसका साइज़ छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी फ्लोरीन का जो साइज़ है वो क्या होता है? छोटा होता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सेकेंड अगर हम बात करें तो आएगा आपका जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना होकर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। थर्ड आता है आपका सिग्मा। सिग्मा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्थ आता है आपका पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। फिफ्थ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। सिक्स्थ आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यानी संकरण। हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने नहीं पढ़ा है। 3 टाइप का होता है, वैसे तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन अगर हम बात करें
कार्बन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास में 3 टाइप का आता है, एक आता है sp, एक आता है sp2 और एक होता है आपका sp3, ठीक है। बाकी बहुत सारे 4-5 और होते हैं, उसको हम जब हम केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे तब हम पूरा हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करेंगे। sp, sp2 और sp3, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ चलते जाएँ तो परसेंटेज s कैरेक्टर जो है, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 50% है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपके 33% है और यहाँ पे आपके 25% है। तो जैसे जैसे एसपी के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होते हैं, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है, इसका और भी कम हो जाता है। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्स जो होते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड होगा तो इसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो इसको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंड है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेड होते हैं वो जो एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यानी अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर्स है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट एप्लीकेशन के बारे में। एक एप्लीकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे हम ऑक्साइड का नेचर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। उसको हम देख लेते हैं, पहले आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं लास्ट एप्लीकेशन के बारे में। सो देखो हमारे पास में एप्लीकेशन है नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। वैसे तो हम इसको और पूरा का पूरा डीपली पढ़ सकते हैं, बट उतना आपके सिलेबस में नहीं है। अभी आप 11th क्लास में हो तो हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया या फिर एफ ब्लॉक हो गया, जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ऑक्साइड का जो नेचर है, किस तरीके से ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, कौन कौन से नेचर को शो करते हैं, वो सब चीज़ें, और किस तरीके से उनकी स्टेबिलिटी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सब चीज़ें जो होती है, जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम उसमें देंगे। अभी मैं आपको पीरियडिक टेबल में वो सब चीज़ें पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको बहुत ज़्यादा डाउट आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी ये पढ़ाया तो नहीं जाता 11th क्लास के स्टूडेंट को, जब ब्लॉक केमिस्ट्री करवाई जाती है तब पढ़ाया जाता है, ठीक है। पीरियडिक टेबल में नहीं पढ़ाया जाता है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो आपके पास में 2 टाइप के ऑक्साइड होते हैं। फर्स्ट होता है मेटल ऑक्साइड, एक होता है आपका मेटल ऑक्साइड, और सेकंड होता है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड होता है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है, और जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल Na2 लेते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन में अगर मैं H2 के साथ करवा देता हूँ, रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं अभी, तो आपके बनेगा ये NaOH बनेगा, ठीक है। जो कि NaOH जो है वो क्या है, आपका बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, मेटल ऑक्साइड लिया था। मेटल ऑक्साइड की हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बेसिक नेचर बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल CO2 की ले लेते हैं, ठीक है, CO2 ले लेते हैं। CO2 की रिएक्शन करवाते हैं H2 के साथ, तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें देता है आपका, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये मिलता है आपको H2CO3। ये जो होता है ये आपका होता है एसिडिक नेचर का, ठीक है। ये क्या होता है आपका एसिडिक नेचर का होता है। मतलब आपने हमें क्या लिया, हमने लिया नॉन मेटल ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, और इसने क्या हमें दिया, एसिडिक प्रोडक्ट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम पूरा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो ये हमारे पास में ऑक्साइड्स हैं जब हम पीरियड में चलते हैं, सोडियम का, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। दिस इज मेटेलिक प्रॉपर्टी से इंक्रीज होकर के नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो नॉन मेटेलिक जो मेटल जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे नॉन मेटल जो होंगे, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो बताओ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेंगे, यानी एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। यानी इसमें क्या बनेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जैसे सपोज ये हमारे पास में एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब चीज़ें जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे
तो हम बात करेंगे। अभी के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको कुछ समझ में भी थोड़ा नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट वैसे भी नहीं है। देखो, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन साइज होगा वो इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, यानी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो बेसिक नेचर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी एसिडिक नेचर जो होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ये CH2O जो है ये मोर एसिडिक होता है, सॉरी मोर बेसिक इन नेचर। यानी सबसे जो बेसिक्स होता है, बेसिक जो होता है, यानी सबसे क्षारीय जो ऑक्साइड होता है आपका क्या होता है, CH2O होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें P ब्लॉक की तो उसमें वो अलग सिस्टम चलेगा, D ब्लॉक की अलग सिस्टम चलेगा। तो इस तरीके से आप ऑक्साइड का नेचर आप पता कर सकते हो। अलग अलग टाइप के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, सुपर ऑक्साइड होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सो आप लोगों की पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री को पीरियोडिक टेबल में ऐड कर सकते हैं, बट ऐसा करना सही नहीं रहेगा। ब्लॉक केमिस्ट्री हम पीरियोडिक टेबल में तब पढ़ते हैं जब हम 13th के होते हैं, ठीक है। अभी आप 11th के हो तो 13th के नहीं हो, तो 13th के होता है तो आपको सबको पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक केमिस्ट्री आपको पता होती है क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो हम एक साथ में इंक्लूड करके उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी हो जाती है, राइट। लेकिन आप 11th के स्टूडेंट हो तो इसीलिए आपको अलग टाइप से ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। एस ब्लॉक को अलग पढ़ाया जाएगा, पी ब्लॉक को अलग पढ़ाया जाएगा। नहीं तो क्या होता है, हम एक साथ में सब चीज़ें पढ़ते हैं। अभी आप जब हम एक साथ में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट क्रिएट होंगे, ठीक है। तो आपकी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मंडे को आएगा अपना, उसमें स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे, क्या होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और कितने लेक्चर में कंप्लीट होती है वो हम देखेंगे मंडे को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।